अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं विद द सीरीज, कंटिन्यू करते हैं। तो ये पार्ट 5 हम करेंगे, सही है, ऑफ द एनईडी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, एनईडी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। और ये बेसिकली पार्ट 5 है। और हम कौन सा पोर्शन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं केमिस्ट्री पोर्शन के एमसीक्यूज। ठीक है। अच्छा, अगर आपने ये सीरीज पूरी देख ली ना, तो ऑटोमेटिकली आपके जो है ना, अच्छे खासे प्रैक्टिस पेपर्स प्लस वर्कशीट्स ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी, क्योंकि ये लिस्ट जो प्रोवाइड कर रहा हूँ ना मैं आपको ऑफ दिस एमसीक्यूज, ठीक है, ये बेसिकली हैं ही वो जो मैंने अपने अपने टाइम पर तैयारी करते वक्त अच्छे खासे प्रैक्टिस पेपर्स को देखकर और वर्कशीट्स को देखकर ये लिस्ट बनाई थी, जो मेरे बहुत काम आई थी। ठीक है, केमिस्ट्री पोर्शन में खास तौर पे। और इसी लिस्ट की वजह से मैंने अपने केमिस्ट्री पोर्शन में 20 अबव स्कोर किया था आउट ऑफ 25 इन बोथ द राउंड्स। जैसा कि आपको पता है भाई, अभी राउंड 1 हो चुका है एनईडी का, इस साल का 2024 का। राउंड 2 बाकी है। ठीक है, तो अगर आपने ये लिस्ट पूरी नहीं देखी, सीरीज पूरी नहीं देखी, तो देख लें। ठीक है, और बेसिकली इसको कंप्लीट करें। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी ना ऑटोमेटिकली आपको याद करवा दूंगा, जो कि बार बार कॉन्सेप्ट्स टेस्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो आपका बेसिकली ये वीडियो एक सॉर्ट ऑफ मास्टर क्लास है। ठीक है, जिसमें आपके पास्ट पेपर का रिवीजन भी हो जाएगा, और साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपके रिवाइज होते रहेंगे। तो विदाउट फर्दर अडू शुरू करते हैं। अच्छा, एमसीक्यू, एनईडी में एक और एमसीक्यू आता है। आपको ऑप्शन दिया होता है HCl, पी दिया हुआ है HBr, सी दिया हुआ है HF, और डी दिया हुआ है HI। ठीक है, अब देखो, और पूछता है आपसे कि इन सब में से विच कंपाउंड इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू डिसोसिएट। इन चारों कंपाउंड में याद रखना, जो HI है ना, HI, लेकिन उससे पहले याद रखो आप, पहले अगर हम बात करें ना हेलोजेंस की, तो फ्लोरीन के पास होती है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फॉलोड बाय क्लोरीन, फॉलोड बाय Br, फॉलोड बाय आयोडीन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि फ्लोरीन के पास क्या है? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप 7, इनफैक्ट इन द होल ऑफ प्योर टेबल। तो जो फ्लोरीन HF बॉन्ड फॉर्म करेगा ना विथ हाइड्रोजन, ये बहुत ही क्या होगा? एक स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा, जिसकी वजह से जब आप HF को डालोगे पानी में, इस एसिड को डालोगे पानी में, तो क्या होगा? पानी में डालने से ये इतनी आराम से डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, और आपको पता है एसिड की प्रॉपर्टी ये होती है कि इट एक्चुअली डिसोसिएट्स और आयोनाइजेस इन वाटर। तो अगर मेरे पास एसिड ये प्रॉपर्टी ही फॉलो नहीं कर रहा, तो क्या वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो क्योंकि हमारे पास HF बहुत ही मुश्किलों से घुल रहा है पानी में, डिसोसिएट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इन चारों में से क्या है? वीकेस्ट एसिड, वीकेस्ट एसिड। सही है। और इसके बरक्स हमारे पास जो HI है, इसको सबसे आराम से आप पानी में डिसोसिएट कर सकते हो, क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? लोएस्ट है। ठीक है, जिसकी वजह से, क्योंकि ये HI आराम से पानी में आयोनाइज हो रहा है, तो वी विल से इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द 4। ठीक है, तो ये बेसिकली होती है, इस तरह हम स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट एसिड को लुक करते हैं। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है। अच्छा, एक और MCQ आता है, वो पूछता है भाई, मार्श गैस जो है, हम किसको बोलते हैं? तो याद रखना, मार्श गैस हम केमिस्ट्री में मीथेन को बोलते हैं, मीथेन यानी CH4। इसके भी MCQ आते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमारे पास 3 टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट यू शुड नो, कि वह डेफिनेशन पूछता है आपसे। पहली डेफिनेशन है आइसोमर। तो आइसोमर क्या होता है? याद रखना, ऐसे कंपाउंड्स दैट हैव द सेम मोलेकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सही है, क्लियर है बात? पढ़ते हुए आ रहे हो बहुत टाइम से। ठीक है, आई होप इसमें कोई मसला नहीं होगा। इसके बाद क्या है? आइसोमॉर्फ्स।
ये क्या होते हैं? तो आइसोमॉर्फ्स याद रखना, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सिमिलैरिटी किसकी? ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर बिटवीन टू और मोर डिस्टिंक्ट सब्सटेंसेस। तो मतलब क्या हुआ कि सब्सटेंस जो है दो डिफरेंट हैं, लेकिन उनके दरमियान सिमिलैरिटी है ऑफ देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इस हम फिनोमेना को कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फ्स। ठीक है। तो बेसिकली एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, एग्जांपल जैसे कि सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम सल्फेट जो है ना, आप खुद देखो, ये एक नाइट्रेट है, ये एक सल्फेट है, लेकिन इनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा ना वो सिमिलर होगा दिखने में, जिसकी वजह से ये दोनों क्या हैं? आइसोमॉर्फ्स हैं, डिफरेंट टोटली, लेकिन क्या है? सिमिलैरिटी है ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है। एक और टर्म आती है दैट यू शुड नो, वो क्या है भाई? आइसो बार। ठीक है। तो आइसो बार क्या होता है भाई? एलिमेंट्स दैट डिफर इन केमिकल केमिकल properties but have the same but have the same physical property but have the same physical property, that is, they have the same mass number but different atomic number। ठीक है। तो ये वो एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली, इनका जो है केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं सेम होती हैं। ठीक है। मतलब इनका मास नंबर सेम होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। ठीक है। अनलाइक आइसोटोप्स, आइसोबार क्या होते हैं? इनका मास नंबर सेम होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप में क्या डिफरेंस होता है? इनका मास नंबर डिफरेंट होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। तो ये बेसिकली आइसोटोप का ऑपोजिट है, आइसोबार। ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना है इन दोनों को। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यू, जो टेस्ट होता है अक्सर। भाई वो ये है कि आपको लेट से एक सोल्यूशन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है न्यूमेरिकल, अ सॉल्यूशन अ सॉल्यूशन हैज 1 × 10⁻³ प्रोटॉन कंसंट्रेशन पर लीटर। व्हाट इज द पीएच? व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन? तो पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या है? अच्छा देखो भाई, आपको पता है प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन इज सेम एज H+। प्रोटॉन का मतलब होता है H+, है ना? तो हमें बेसिकली H+ की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करनी है, बल्कि दी हुई है उसमें। ठीक है। तो हमारे पास H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 1 × 10⁻³ अब पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? -log इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H+। तो अप्लाई कर दो फॉर्मूला, पीएच इज इक्वल टू -log इंटू H+, मतलब -log इंटू 1 × 10⁻³ तो आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है 3। ठीक है। इस तरह हम निकालते हैं पीएच। अब लेट से आपको पीएच दी हुई हो और आपको निकालना हो H+ की कंसंट्रेशन, तो आप अप्लाई करोगे फॉर्मूला 10⁻⁻पीएच। तो ये फॉर्मूले आपको जहन में रखने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आता है एमसीक्यू में कि विच इज पोलर? विच इज पोलर? ए H2O, बी F2, सी CH4, डी CO2। अब देखो यार, इन चारों ऑप्शन में बहुत ही ऑब्वियस सा आंसर है कि H2O इज पोलर। लेकिन सवाल ये है कि हम H2O को पोलर बोल लें, क्यों बोल लें, और इनको हम पोलर क्यों नहीं बोल लें?
वाई आर दीज बी सी एंड डी नॉन पोलर? तो आज समझ लो पोलैरिटी को, कि भाई याद रखो, पहली बात तो जो सी एच फोर है ना, इसमें जो सी एच बॉन्ड होता है ना, ये तो वैसे ही क्या होता है, नॉन पोलर। ये बात याद कर लो, सी एच बॉन्ड जो होता है दैट इज नॉन पोलर। ठीक है। अब देखो भाई, पोलैरिटी को डिटरमाइन करने के लिए इट इज ऑलवेज बेटर टू लुक एट द लुइस स्ट्रक्चर ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है। जैसे, क्योंकि हम क्यों बोल रहे हैं स्ट्रक्चर देखने को, क्योंकि अगर अगर तो कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर होगा, तो वो क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सिमेट्रिकल। अगर तो कंपाउंड नॉन पोलर होगा ना, तो उसका स्ट्रक्चर होगा सिमेट्रिकल। कैसे, लेट्स प्रूव इट। तो लेट्स से हमारे पास एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक कंपाउंड होता है, कंपाउंड है BF3। ठीक है। अब BF3 का जो, अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो क्या होगा, BF3। ठीक है। तो आप चेक कर रहे हो, ये जो BF3 का स्ट्रक्चर है, ये कुछ इस तरह बनता है। अब देखो भाई, ये स्ट्रक्चर जो है, इसमें क्या होता है, आपको पता है भाई, जो F जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस पे क्या पोल फॉर्म हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव पोल, सही है, डायपोल। और बी पे हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव डायपोल। तो अब देखो, ये इसको इस तरफ से पुल कर रहा है, यहाँ पे इस बॉन्ड में डायपोल मोमेंट इस तरफ जा रहा है, इस बॉन्ड में डायपोल मोमेंट इस तरफ जा रहा है, और इस बॉन्ड में डायपोल मोमेंट इस तरफ जा रहा है। तो आप चेक कर रहे हो, ये तीनों तीनों एरोस डिफरेंट डायरेक्शंस में पॉइंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो ओवरऑल डायपोल मोमेंट है ना, ओवरऑल डायपोल मोमेंट है, वो क्या हो गया, जीरो। जिसकी वजह से क्या हो गया, ये कंपाउंड हो गया नॉन पोलर। और डायपोल मोमेंट जीरो क्यों हुआ, क्योंकि कंपाउंड क्या था, सिमेट्रिकल। अब डायपोल मोमेंट होता क्या है, भाई देखो यार, ये बी है, ये एफ है, सही है। एफ क्यों, क्योंकि एफ जो है इलेक्ट्रॉन, एफ जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। ठीक है। तो इट विल, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा नेगेटिव डायपोल। और बी क्योंकि एफ से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा D+ डायपोल, सही है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स बीच में शेयर हो रहे हैं ना, वो ना, क्योंकि क्योंकि हमारे पास F जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स F की तरफ बेसिकली खिंच रहे होंगे। तो इसको हम बोलते हैं आपके पास, इस फिनोमेना को डायपोल, डायपोल मोमेंट। ठीक है। आई होप क्लियर है। ठीक है। तो डायपोल मोमेंट यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी इस तरफ बन रहा है, यहाँ भी इस तरफ बन रहा है। ठीक है। तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट क्या हो रहा है, जीरो, कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, ये तीनों। जब भी जो BF3 है वो क्या है, नॉन पोलर। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं जो कि आती रहती है एग्जाम्स में। वो है भाई CCl4। अब देखो यार, इसका क्या स्ट्रक्चर है, C बीच में आता है, और Cl, अब देखो भाई, जो CCl4 है, ये भी क्या है, दिखने में क्या है, सिमेट्रिकल। तो इसमें भी क्या होगा, एक डायपोल मोमेंट यहाँ पर बन रहा है, एक यू बन रहा है, एक यू बन रहा है, और एक यू बन रहा है। तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट क्या हो गया आपके पास, जीरो। जिसकी वजह से ये कंपाउंड क्या हो गया, नॉन पोलर। ठीक है। तो इस तरह हम कंपाउंड को, किसी भी कंपाउंड को नॉन पोलर डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। आई होप क्लियर है। सही है। और जाहिर सी बात है, जो लेट से हमने ऑप्शंस की बात की थी, ऑप्शंस की, तो हमारे पास जो CO2 है, CO2 कंपाउंड गैस है। अब देखो CO2 जो है ना, ये क्या है अगेन, ये भी क्या है, सिमेट्रिकल। चेक कर रहे हो, सिमेट्रिकल। इसमें भी डायपोल मोमेंट क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। इसकी वजह से CO2 भी क्या हो गई, नॉन पोलर, है ना। लाइक वाइज, जो F2 है, देखो F2 तो वैसे ही हमारे पास क्या है, F2 जो है ना, क्योंकि दोनों F हैं,
दोनों एफ बेसिकली शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो क्योंकि दोनों एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, सेम है, तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये किसी की तरफ भी ज्यादा शिफ्ट नहीं होंगे। इसकी वजह से इस केस में तो डायपोल मोमेंट जो है ना, वो बनेगा ही नहीं। जब बनेगा ही नहीं तो हमारे पास ये कंपाउंड में क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, डायपोल मोमेंट बन तो रहा है लेकिन ओवरऑल डायपोल मोमेंट क्या हो रहा है, जीरो। इस केस में तो डायपोल मोमेंट बन ही नहीं रहा, जब भी हमारे पास ये क्या है, नॉन पोलर। तो इस तरह बेसिकली आप देखते हो पोलर कंपाउंड्स और नॉन पोलर। और आमतौर पे क्या होता है, जो हमारे पास वो होते हैं ना, पोलर मॉलिक्यूल्स या पोलर कंपाउंड्स, वो होते हैं एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल, ठीक है। और उनके अंदर आमतौर पे ना, जो आपके पास वो होता है ना, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम जो होता है, उसमें जो है एक लोन पेयर होता है, जिसकी वजह से वो कंपाउंड जो है या मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं। ठीक है, सही है। और उनके जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके दरमियान डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज भी होती हैं। जैसे एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे एच एफ है, एच एफ। अब देखो एच एफ इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एच, तो ये हो गया नेगेटिव डायपोल, डायपोल बन गया यहाँ पर। और यहाँ बन गया पॉजिटिव डायपोल। तो आप चेक कर रहे हो, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो इस तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट बन गया। हैंस हमारे पास एच एफ क्या हो गया, पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर। जैसे हम एक और बात कर लेते हैं एच टू ओ की, वाटर है। अब देखो वाटर किस तरह बनता है, क्या होता है वाटर का स्ट्रक्चर, ओ बीच में और एच दो। ठीक है। तो ओ भी हमारे पास जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन एच एस। तो डायपोल मोमेंट यहाँ भी बन रहा है इस तरफ, यहाँ भी बन रहा है इस तरफ। तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ बन रहा है। तो क्योंकि ओवरऑल डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो जब भी हमारे पास H2O क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल। और आप चेक कर रहे हो कि ये जो सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन, इसके पास दो लोन पेयर्स भी हैं। तो ये भी एक निशानी होती है ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल्स, कि उनके सेंट्रल एटम में लोन पेयर्स होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे NH3, अमोनिया। अब बताओ अमोनिया, क्या अमोनिया हमारे पास पोलर है, नॉन पोलर? क्या अमोनिया हमारे पास पोलर है या नॉन पोलर? तो जवाब बहुत सिंपल है, पोलर। क्योंकि सिंपली क्या हो रहा है, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, ओवरऑल कहाँ बन रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। सही है। और साथ में निशानी क्या है, कि जो सेंट्रल एटम है, उसके पास एक लोन पेयर है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है भाई कि ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं जो आती रहती है, वो क्या है भाई, जैसे CH3Cl। अब मुझे बताओ, क्या ये जो है आपके पास है एक पोलर मॉलिक्यूल? तो इसका जवाब है। क्यों है, क्योंकि जो Cl है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है। तो क्या होगा, इधर से भी डायपोल मोमेंट इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, और यहाँ से भी ऊपर जा रहा है। तो ओवरऑल आपके पास डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड क्या हो गया, पोलर। ठीक है, आई होप क्लियर है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ पोलैरिटी। आई होप क्लियर है, जो MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर NED में। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ MCQs। और MCQs आते हैं भाई, आपसे पूछता है एल्डिहाइड जो है, ये किस तरह दिखता है। जाहिर सी बात है, एल्डिहाइड क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है जो कुछ इस तरह बनता है, RCOH या RCHO। ये है किसका, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। बाकी ईस्टर क्या होता है, एस्टर। ये होता है RCOOR, है ना। ये ग्रुप कौन सा है, एस्टर ग्रुप। बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, वो किस तरह बनता है, ये भी देख लो, वो होता है COH। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आई होप सब कुछ क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब एक और चीज़ें आती हैं आपसे जो पूछता है एमसीक्यू में, कि भाई वो फैक्टर्स बताओ, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शंस। तो हमारे पास कुल मिला के चार फैक्टर्स हैं। पहला है टेम्परेचर, दूसरा है सरफेस एरिया, तीसरा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, चौथा है प्रेशर इन केस ऑफ गैसेस। तो अगर आपके पास रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट में से कोई भी गैशियस मॉलिक्यूल हो, ठीक है, तो जब प्रेशर प्रेशर भी अफेक्ट करता है रेट को, ठीक है, इन केस ऑफ व्हेन द रिएक्टेंट्स आर गैसेस। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आती है, एक न्यूमेरिकल है, हाउ मैनी ml ऑफ 0.5 मोलैरिटी H2SO4 reacts with 20 ml of 0.5 मोलैरिटी NaOH। तो याद रखना, जब भी आपके पास दो इस तरह के हो ना, दो आपके पास वो हो, यूनिट्स हो, मोलैरिटी और वॉल्यूम का, तो इस केस में ना आप यू शुड अप्लाई दिस फॉर्मूला, M1 V1 M2 V2। एम क्या है मोलैरिटी और वी क्या है वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको बेसिकली आपसे क्या मांगा हुआ है, वॉल्यूम मांगा हुआ है, और आपको मोलैरिटी दी हुई है, ठीक है। तो आपसे बेसिकली उसने V1 मांगा हुआ है और M1 दिया हुआ है, तो 0.5 इंटू वी इज इक्वल टू M2 क्या है 0.5, और इसका वॉल्यूम क्या है NaOH का 20 ml। तो सिंपली आप इसको बेसिकली 0.5 को उधर भेज दो, तो वी क्या आ गया 20 ml। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो ये जो है ना फॉर्मूला, ये आप याद कर लो, काम आएगा काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस में। अच्छा, एक और न्यूमेरिकल करते हैं हम, उसके थ्रू हम एक और फॉर्मूला समझते हैं, ठीक है। वो क्या है भाई, आपसे कहता है टू गैसेस ए एंड बी हैव डेंसिटीज 0.065 एंड 10.04 respectively, ठीक है। द रेशो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज, तो रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन मांग रहा है ऑफ द टू गैसेस। तो इसके लिए आप जब भी आपसे रेशियो मांगे ना ऑफ टू गैसेस, तो उसके लिए आप क्या अप्लाई करते हो फॉर्मूला, ये देख लो। यू अप्लाई द फॉर्मूला, रेशियो ऑफ गैस ए अपॉन रेशियो ऑफ गैस बी बराबर होता है अंडर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस बी अपॉन डेंसिटी ऑफ गैस ए। तो आपको रेशियो निकालना है, ये अप्लाई कर दो फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस बी यानी 1.04 अपॉन 0.065। तो क्या आ रहा है रेशो, 4/1। ये आपका रेशो आ गया फॉर दिस, फॉर द टू गैसेस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है टू फाइंड द रेशो ऑफ एनी टू गैसेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज आपसे पूछता है भाई, आपने पढ़ा होगा रिगार्डिंग द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसको हम प्यार से बोलते हैं KSP, ठीक है। तो अभी KSP अप्लाई कहाँ पे होता है, ये अप्लाइज टू, याद रखना कंडीशन है इसकी, अप्लाइज टू पार्शली पार्शली सॉल्यूबल सॉल्ट, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन है AgCl, एक सॉलिड है, सॉल्ट है, प्लस H2O इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन फॉर्म्स Ag प्लस Cl नेगेटिव। अब देखो AgCl जो है ना, ये एक पार्शली सॉल्यूबल सॉल्ट है, ठीक है।
तो इस पे हम अप्लाई करते हैं केएसपी। केएसपी क्या हो रहेगा इसका? केएसपी क्या होता है? इज द प्रोडक्ट ऑफ, विल बी द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एजी प्लस आयन इनटू सीएल नेगेटिव आयन। ठीक है, इससे आपके पास क्या आ जाएगा? इस रिएक्शन का केएसपी। ठीक है, और याद रखना, द हायर द केएसपी, द हायर द केएसपी, द ग्रेटर इज द solubility solubility of that partially soluble salt। ठीक है, तो among the partially soluble salts, जिन salts का भी KSP ज्यादा होगा ना इन कंपैरिजन, तो उनका इन कंपैरिजन solubility ग्रेटर होगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज आपसे पूछता है भाई कि वाटर गैस जो होती है ये क्या होती है, किसको बोलते हैं? तो याद रखना, वाटर गैस हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस को, इसको हम बोलते हैं वाटर गैस। ठीक है, आई होप सब कुछ क्लियर है। ठीक है, सही है। अच्छा अब एक और चीज़ हमारे पास जो एनईडी के एग्जाम्स में आता है, एक रिएक्शन टेस्ट होता है आपके पास, उसका नाम है वर्ड्स रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हम समझ लेते हैं एक बार, ताकि कभी भी कोई एमसीक्यू आए इसके हवाले से उसमें मसला ना हो। तो याद रखना, इस रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं ना, अल्काइल हैलाइड्स, दे रिएक्ट विथ सोडियम, दे रिएक्ट विथ सोडियम। अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये इसकी कंडीशन है, टू गिव हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग डबल, कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द हैलाइड, प्रेजेंट इन द हैलाइड। तो इसकी खास बात क्या है इस रिएक्शन की, कि होता क्या है इसमें, कि अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट करते हैं सोडियम टू इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव हाइड्रोकार्बन्स। अब जो हाइड्रोकार्बन फॉर्म होता है ना, इस हाइड्रोकार्बन में हमेशा डबल नंबर ऑफ कार्बन होंगे एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट अल्काइल हैलाइड। जैसे हमारे पास, अगर इसका जो जनरल इक्वेशन है क्या है इस रिएक्शन की, कि अगर 2 मोल्स ऑफ आर एक्स रिएक्ट कर रहे हैं, ये आर एक्स क्या है? अल्काइल हैलाइड है, प्लस 2 मोल्स ऑफ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जो आर एक्स अल्काइल हैलाइड होगा ना, तो जो रिएक्टेंट में कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा ना, जो हाइड्रोकार्बन फॉर्म होगा, उसके पास दो कार्बन होंगे, दो कार्बन होंगे एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट अल्काइल हैलाइड। मतलब इसका डबल होगा। आप खुद देखो यहाँ पर रिएक्टेंट में जो ये अल्काइल हैलाइड है इसके पास एक कार्बन है, और यहाँ पे प्रोडक्ट में दो हो गए। ठीक है, और साथ में 2 NaX भी बन जाएगा। ये इसकी जनरल इक्वेशन है। ठीक है, तो लेट्स एग्जाम्पल एक और की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास CH3I एक अल्काइल हैलाइड है, और ये रिएक्ट कर रहा है विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा ना, जो प्रोडक्ट में हाइड्रोकार्बन फॉर्म होगा, इट विल कंटेन, इट विल कंटेन टू कार्बन्स। ठीक है, इट विल कंटेन टू कार्बन्स। ठीक है, डबल द अमाउंट ऑफ कार्बन्स एज देयर आर इन द रिएक्टेंट अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ये इसमें बेसिकली ये खासियत है इस रिएक्शन की। आई होप क्लियर है। ठीक है, तो ये था आपके पास वर्ड्स रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर टेस्ट करते हैं। आपके पास कुछ फॉर्मूलाज हैं। एक कंपाउंड इज जाइलीन, तो इसका जो स्ट्रक्चर है ना, दैट यू शुड रिमेंबर द स्ट्रक्चर, के जाइलीन क्या होता है बेसिकली, एक सिंपली एक बेंजीन रिंग होती है, उसके ऊपर आप CH3 लगा दो, और अगर आप उसके ऊपर एक CH3 लगा दो ऊपर, और एक लगा दो यहाँ पर CH3,
तो अगर आपने यहाँ पे CH3 लगाया है ना फर्स्ट कार्बन पर, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थोजाइलीन। सिमिलरली अगर मैं इसको हटाकर, जाइलीन है, अगर मैं यहाँ लगाने के बजाय नंबर 2 पे लगा दूं CH3, तो इसको हम बोलते हैं मेटाजाइलीन। सिमिलरली अगर मैं CH3 को हटाकर नंबर 3 पे लगा दूं, नंबर 3 पे लगा दूं, तो इसको हम बोलते हैं पैराजाइलीन। ठीक है, पैराजाइलीन। आई होप क्लियर है। और अगर हम सिंपली भाई ये बेंजीन रहेंगे, इसके ऊपर सिर्फ एक CH3 लगा हुआ है ऊपर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मिथाइल बेंजीन, जिसका एक और नाम भी है टोलुइन। ठीक है, आई होप क्लियर है। अच्छा, अब हमारे पास ना कुछ बेसिक शुगर्स हैं दैट यू शुड नो किससे बनती हैं। जैसे हमारे पास एक शुगर है सक्रोस, तो सक्रोस बनता है हमारे पास ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। और फिर आता है लैक्टोज, तो लैक्टोज बनता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। फिर आता है माल्टोज, माल्टोज जो है वो क्या है, वो बनता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। तो ये आपको याद करना है, इसका भी MCQ आते रहते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, एक और चीज दैट यू शुड नो विद द पॉइंट ऑफ MCQs, कि भाई जो हमारे पास सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है ना जिस रिएक्शन में, सॉल्ट प्लस वाटर, उसको हम एक खास नाम देते हैं उस रिएक्शन को, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, ये भी आपको याद करना है ऑब्वियसली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कि एक आपके पास होता है इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज। इसका कलर जो है ना, ओरिजिनल कलर क्या होता है? ऑरेंज होता है। ठीक है, और सही है। तो ये जो इंडिकेटर है ना मिथाइल ऑरेंज, इसका कलर क्या होता है? ऑरेंज। और जो फिनोप्थलीन है, फिनोप्थलीन भी एक इंडिकेटर है, फिनोप्थलीन, इसका कलर होता है कलरलेस। ठीक है, सही है, आई होप क्लियर है। ठीक है, एक और MCQ करते हैं न्यूमेरिकल, कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ 400 ml सैंपल ऑफ गैस एट 760 torr occupy when the pressure changes to 2 atm। ठीक है, तो यार ये बहुत ही सिंपल सा MCQ है। बस यू शुड नो वन थिंग फॉर दिस MCQ, कि जो ये आपके पास यूनिट है ना टॉर, तो याद रखना जो 760 टॉर है ना, 760 टॉर, ये बराबर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। 760 टॉर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारे पास बेसिकली इसका मतलब क्या है? 1 atm। तो अब आपको क्या बोला है उसने, कि कितना वॉल्यूम ऑफ, सॉरी, कितनी वॉल्यूम जो है, अगर ये गैस का इतना वॉल्यूम है एट दिस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा एट दिस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो इसके लिए आप बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, बहुत ही मशहूर फॉर्मूला है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 और V1 हमें गिवन है। P1 क्या है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू वॉल्यूम 1 क्या है? 400 ml। और P2 हमें गिवन नहीं है, निकालना है। और V2 जो है, सॉरी, P2 गिवन है 2, लेकिन V2 गिवन नहीं है, तो वो हमें निकालनी है। तो V2 क्या आ रही है आपके पास? 200 ml। ठीक है, आई होप सब कुछ क्लियर है।
ठीक है, आई होप क्लियर है। अच्छा, एक और सवाल आता है भाई, ये पूछता है आपसे कि विच फूड ग्रुप प्रोवाइड्स मोर एनर्जी ऑफ द बॉडी पर डे। नंबर ए, पार्ट ए सॉरी, कार्बोहाइड्रेट्स। पार्ट बी फैट्स। पार्ट सी प्रोटीन। पार्ट डी विटामिन्स। तो याद रखना, हमारी बॉडी में ना जो फूड ग्रुप सबसे ज्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ना, वो फैट्स नहीं है, बल्कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो जो फूड ग्रुप सबसे ज्यादा बर्न होता है ना इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन, वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। फैट्स जब बर्न होता है, हमारी बॉडी की जो प्रेफरेंस है ना फॉर रेस्पिरेशन, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, फैट्स नहीं है। जब कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है ना बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट कम पड़ जाते हैं, जब आते हैं फैट्स। ठीक है, वरना आमतौर पे फैट्स का काम क्या होता है, टू इंसुलेट द बॉडी। ठीक है, जबकि कार्बोहाइड्रेट का एक्चुअल काम होता है टू प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। सही है, बाय अंडरगोइंग रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसका आंसर कार्बोहाइड्रेट्स होगा। सही है। लेकिन अगर पूछता ना भाई कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट में और फैट्स में दोनों को सेम अमाउंट दोनों की बर्न करें, तो कौन सा फूड ग्रुप ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो उस केस में आंसर क्या होता, उस केस में आंसर होता फैट्स। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली फैट्स जो है डबल दी एनर्जी प्रोवाइड करता है ऑफ दी इन कंपैरिजन टू द कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि फैट्स जो है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन हमारी बॉडी यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स को बर्न करती है। ठीक है, फॉर एनर्जी। सही है, इसलिए इसका आंसर, क्योंकि बॉडी की बात हो रही है ना, तो इसका आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज़ याद कर लो आप, एक चीज़ है लिस्ट ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स। ये वो कंपाउंड्स की लिस्ट है जिनके अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग। याद कर लो, सही है। पहला है H3O+। नंबर टू, अमोनियम आयन। नंबर थ्री, POCl3। नंबर फोर, CH3NO2। तो ये कंपाउंड की लिस्ट आप याद कर लो जो अंडरगो करती है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग। सही है, MCQ आते रहते हैं, ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग को हम एक और चीज बोलते हैं, एक और नाम है इसका, टेटिव बॉन्डिंग। टेटिव बॉन्डिंग, इसमें क्या होता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड फ्रॉम द सेम एटम। मतलब एक ही एटम ना अपने दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा होता है। ठीक है, एक ही एटम, जब इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं या फिर टेटिव बॉन्डिंग। ठीक है, आमतौर पे क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है कि एक एटम एक शेयर करता है, बाकी एक और इलेक्ट्रॉन सेकंड एटम शेयर करता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें बेसिकली ये होता है कि एक ही एटम जो है ना, वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है भाई, एक और चीज, कोई MCQ आता है आपके पास कि लाइन स्पेक्ट्रम जो है इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए एटम्स, बी आयंस, सी मॉलिक्यूल्स, या डी ऑल। तो इसका आंसर सिंपली क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑल। हर चीज से ना एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल, सबसे आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो सकता है। सिमिलरली अगर हम बात करें कुछ फॉर्मूलाज की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्या है भाई कि जो NaHCO3 है ना, NaHCO3, इसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। और जो हमारे पास NaOH है ना, NaOH,
इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा। और जो हमारे पास Na2CO3 है ना, इसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। याद कर लो ये। आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई। अब एक सवाल आता है भाई कि अल्कोहल्स जो है ना, वो होते हैं पोलर। क्यों होते हैं पोलर? अल्कोहल्स क्यों पोलर होते हैं? क्योंकि अल्कोहल्स के अंदर ना आपके पास क्या होता है, जो OH फंक्शनल ग्रुप होता है ना, उसकी वजह से अल्कोहल्स कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। जब भी आपके पास अल्कोहल्स क्या होते हैं, दे आर पोलर बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। एक और सवाल आता है भाई कि एडिशन ऑफ HCN with formaldehyde is an example of। इसका आंसर क्या है? जब भी आप फॉर्मल्डिहाइड यानी वी कैन से फॉर्मल्डिहाइड मतलब ऐसा एल्डिहाइड जिसमें एक कार्बन है, सही है, मतलब मिथानैल। जब भी आप HCN को ऐड करोगे मिथानैल में, फॉर्मल्डिहाइड में, उसको हम क्या बोलते हैं? ये एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। क्योंकि HCN जो है ना, इसमें जो CN है, CN जो है, CN नेगेटिव, ये क्या है, ये एक मशहूर न्यूक्लियोफाइल है। ये एक मशहूर क्या है? न्यूक्लियोफाइल। और आप ऐड कर रहे हो तो क्या हो रहेगा? न्यूक्लियोफिलिक। नहीं, ऐड तो कर रहे हो लेकिन मिथेनॉल में क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक, सॉरी, एडिशन कहेंगे, सॉरी, क्योंकि आप ऐड कर रहे हो ना, तो इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सही है। आई होप क्लियर है। ठीक है। किस तरह होती है ये भी देख लेते हैं। तो आपके पास ये रहा फॉर्मल्डिहाइड, ये रहा फॉर्मल्डिहाइड प्लस HCN, क्या बन जाएगा? CH2CN, यहाँ पे लग जाएगा OH। ठीक है। आई होप क्लियर है। इस तरह आपके पास एडिशन ऑफ HCN होगी विद फॉर्मल्डिहाइड। सही है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो अब एक और सवाल आता है भाई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर soluble इन ऑल आर soluble इन ऑल एक्सेप्ट ए एस्टर, बी बेंजीन, सी पेट्रोलियम, और डी वाटर। तो याद रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर soluble इन ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट वाटर। तो इसका आंसर क्या हो गया? वाटर। वाटर इज द आंसर फॉर दिस। ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है।